ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की लायबिलिटीज के हवाले से, और इस लेक्चर में हम बात करेंगे भाई ओनर्स इक्विटी क्या होती है, इसको समझेंगे। देखिए भाई, ओनर्स इक्विटी को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। अगर हम उस इक्वेशन को समझ लें तो यकीनन हम ओनर्स इक्विटी को भी समझ पाएंगे आसानी से। तो वो इक्वेशन क्या है, पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। तो बेटा इक्वेशन होती है हमारे पास कुछ इस तरह से कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। देखिए, अगर मैं इक्विटी के उर्दू में मीनिंग देखूं तो इक्विटी के उर्दू में जो मीनिंग बनते हैं वो होता है किसी भी चीज में मेरा हिस्सा या मेरा हक या मेरा राइट। यानी अगर मैं ये कहता हूं, मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है, ठीक है, उस गाड़ी की कीमत है 10 लाख रुपए, और मैं ये कह रहा हूं कि उस गाड़ी को जो खरीदा है वो मैंने और मेरे एक दोस्त ने मिलकर खरीदा। अब मैंने उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया मिसाल के तौर पे 6 लाख रुपए, और मेरे दोस्त ने उसके अंदर यकीनन फिर कितना कंट्रीब्यूट किया होगा, यकीनन उसने कंट्रीब्यूट किया इसके अंदर 4 लाख रुपए। तो मैं ये कह सकता हूं, अच्छा ये गाड़ी मेरे इस्तेमाल में रहेगी, इसको मैं रखूंगा और मैं अपने दोस्त को 4 लाख रुपए कुछ वक्त के बाद वापस कर दूंगा। ठीक है, ये हमारे दरमियान में तय पाया। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या इस गाड़ी पे पूरा हक मेरा है, आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसमें आपने पूरे 10 लाख रुपए नहीं डाले, आपके उसके अंदर कितना है, 6 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा इस गाड़ी का ओनर कौन होगा? आपने कहा भाई ये गाड़ी चूंकि मैं रखूंगा, मेरे ही नाम पर रजिस्टर होगी, तो इसलिए ओनर तो मैं हूंगा गाड़ी का। अब मैंने कहा जब मैं ओनर में हूंगा, अब ओनर तो मैं हूं, लेकिन मैंने पैसे पूरे नहीं डाले, मैंने इस पे 4 लाख रुपए अपने दोस्त से उधार लेकर इस गाड़ी में डाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा अभी इस वक्त जब तक कि मैं अपने दोस्त को ये 4 लाख रुपए वापस नहीं कर देता, तब तक मैं ये कहूंगा कि मेरा यानी ओनर का राइट, ओनर का क्लेम, ओनर का हक, ओनर की इक्विटी इस गाड़ी में कितनी है? आप बोलोगे 6 लाख रुपए। समझ आ गई बात? ओनर्स इक्विटी क्या है? बहुत आसान है। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि क्या मेरे दोस्त का भी कोई राइट है, कोई क्लेम बनता है उसके ऊपर? यस, बनता है क्लेम। कल को मुझे कह सकता है, अगर मैं पैसे ना दे पाऊं, मुझे बोलेगा गाड़ी बेचो, मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। कर सकता हूं ना मैं ये? तो इसका मतलब ये कि उसका भी क्लेम बनता है। किसके ऊपर? उस गाड़ी में, उस एसेट पर ना सिर्फ मेरा क्लेम है बल्कि उसका भी क्लेम बनता है। तो अब अगर मैं कहूं कि मेरी साइड से सोचे तो क्या होगा? आपने कहा कि भाई आप पर, यानी इस गाड़ी, चले पहले इस गाड़ी की साइड से सोचें। आपने कहा भाई गाड़ी जो है, इस गाड़ी के अंदर जो राइट आपका है वो कितना है? वो 6 लाख रुपए का। और जो राइट किसका है? क्रेडिटर का है। क्रेडिटर किसको बोल रहा हूं? जिससे मैंने ये पैसे लिए। अब अगर मैं कहता हूं कि ये गाड़ी मैं एक बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुननी बात, इस गाड़ी को मैं क्या कर रहा हूं? एक बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। तो क्या ये गाड़ी क्या बन गई? अब आपने कहा ये गाड़ी अब आपका एसेट नहीं है, मतलब अमजद नियाज का एसेट नहीं है। अब ये एसेट है, जो भी कंपनी, जो भी बिजनेस इस गाड़ी को इस्तेमाल कर रहा है, अब ये उसका एसेट है। तो आपने ये कहा कि ये जो बिजनेस है और मैं हूं, हम दोनों, हालांकि ये मेरा बिजनेस है, जो गाड़ी खरीदी थी वो भी मैंने खरीदी थी। तो अब क्या कह रहा हूं कि मैं अब इस गाड़ी का ओनर नहीं हूं, बल्कि मेरा बिजनेस इस गाड़ी का ओनर है। इस कॉन्सेप्ट को बेटा हम कहते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अगले लेक्चर में, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ही समझाना है मैंने, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिकॉर्डिंग यानी ट्रांजैक्शन से पहले हमने उसको समझना बहुत जरूरी। तो दोबारा आते हैं भाई। अब आपने कहा ये एसेट किसका है? बिजनेस का। अब आपने क्या किया? ये आ गया भाई आपका बिजनेस, इसको अलग कर ले। ये तीसरा बंदा मेरे सामने खड़ा है, इस वक्त ऐसे मान ले, ठीक है। एक मैं हो गया और एक और शख्स मेरा दोस्त, याद है ना? ओके। अब आपने कहा कि क्या हम दोनों बिजनेस से क्या कहेंगे? बिजनेस से कहेंगे बताओ भाई तुम्हारे पास जो एसेट है उसमें अमजद का यानी ओनर का कितना हिस्सा है? बोलोगे, बिजनेस बोलेगा 6 लाख रुपए। और क्रेडिटर का कितना हिस्सा है? तो वो बोलेगा, बिजनेस बोलेगा 4 लाख रुपए। तो सोच कहां से होनी चाहिए बेटा आपकी अकाउंटिंग करते वक्त? हमेशा बिजनेस की साइड से सोच होनी चाहिए। बिजनेस की साइड से सोचेंगे काम आसान, जिंदगी आसान, अकाउंटिंग आसान।
तो मैं कहूंगा कि भाई बिजनेस के जो एसेट्स हैं वो कितने के हैं, आपने कहा 10 लाख रुपए के, यानी एक ही एसेट है गाड़ी, और वो कितने के हो गया भाई 10 लाख रुपए। अब आपने कहा भाई बताओ ओनर का कितना है उसके अंदर, आपने कहा 6 लाख रुपए, यानी ओनर्स इक्विटी हो गई कितनी 6 लाख रुपए। और जरा ये बताओ कि बिजनेस पर, यानी वो लायबिलिटी अब मेरी नहीं है, वो लायबिलिटी किसकी है, बिजनेस की लायबिलिटी है, तो क्या बोलूंगा बिजनेस ने पे करना है, किसको पे करना है, मेरे दोस्त को पे करना है, तो बिजनेस के लिए क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। आ गई बात समझ। तो इस तरह से 4 लाख रुपए की क्या है भाई, लायबिलिटी। क्लियर बात। तो ओनर्स इक्विटी क्या हो गई, ये देखना है हमने कि ओनर का इस एसेट के अंदर कितना क्लेम है, कितना राइट है, कितना हक है। तो जितना हक ओनर का वो हो गई ओनर्स इक्विटी, और जितना हक बार वाले का, यानी ओनर का नहीं क्रेडिटर का, वो हो गई लायबिलिटी। लायबिलिटी समझाया था अभी थोड़ी देर पहले कि भाई बेसिकली वो हमें क्या दे रहा है, अपने एसेट। बेसिकली अगर मैं पैसे लेता हूं किसी से, तो इसका मतलब है कि जो पैसा मेरे पास है, यानी मेरे बिजनेस के पास है, उस पर राइट अभी मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने किसी से लिया है पैसा। ये अगर तो मैं इसको पे कर दूंगा तो लाजमी सी बात है उसका राइट खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक मैं उसको पे नहीं करता तब तक उसका मेरे एसेट के अंदर उतना कंट्रीब्यूशन, तो मैं यूं भी कह सकता हूं कि ओनर का जो कंट्रीब्यूशन है एसेट्स के अंदर वो ओनर्स इक्विटी, और जो क्रेडिटर्स का कंट्रीब्यूशन है एसेट्स के अंदर वो हो गई लायबिलिटीज। ठीक है जनाब। अब ओनर्स इक्विटी के अंदर हम दो अकाउंट्स को डिस्कस करते हैं। एक तो हम कहते हैं भाई कैपिटल को डिस्कस करते हैं। किसको डिस्कस करते हैं भाई, कैपिटल को। और एक और अकाउंट आप बेटा डिस्कस करते हो यहां पे ड्रॉइंग्स के नाम से। ये बड़े इंपॉर्टेंट अकाउंट्स है। क्या होता है भाई कैपिटल और क्या होता है ड्रॉइंग। देखिए भाई कारोबार में जब जब ओनर क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। कारोबार में जब जब ओनर इन्वेस्टमेंट करेगा किसी भी फॉर्म में, जैसे मैंने गाड़ी इन्वेस्ट की कारोबार में, जरूरी तो नहीं कि मैं कैश ही इन्वेस्ट करूंगा बिजनेस के अंदर, मैं कुछ भी इन्वेस्ट कर सकता हूं। मेरे पास जो चीज मौजूद है मैं वो इन्वेस्ट कर सकता हूं। मेरे पास एक घर है, मैंने क्या किया, मैंने उस घर को ऑफिस बना दिया, तो इसका मतलब घर की जो भी कीमत है आज वो मेरे बिजनेस का एसेट बन गया। अब वो मेरा जाती नहीं रहा, वो मेरे बिजनेस की प्रॉपर्टी कहलाएगा। ठीक है, तो बिजनेस को ओनर से क्या कर दो, अलग कर दो। इसी को बोलते हैं बिजनेस एंटिटी। एक्सप्लेनेशन दूंगा अभी नेक्स्ट लेक्चर में। ड्राइंग्स का मतलब क्या है बेटा कि जब हम यानी जब ओनर क्या करेगा, अपने जाती इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज के लिए कारोबार का पैसा इस्तेमाल करेगा, कारोबार की चीजें इस्तेमाल करेगा, कारोबार से पैसा निकालेगा, तो वो कहलाएगा भाई उसके लिए ड्राइंग्स। यानी कि जब ये क्या करेगा, विथड्रॉ करेगा, विड्रॉवल फॉर पर्सनल यूज, जाती इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज, कारोबारी इस्तेमाल के लिए नहीं। किस इस्तेमाल के लिए, जाती इस्तेमाल के लिए, अपने घर के अखराजात के लिए पैसा लेकर जाएगा, और यकीनन लेगा। कारोबार क्यों कर रहा है, घर चलाने के लिए तो कर रहा है, तो घर के लिए पैसा जरूर लेगा। अपने जाती जिंदगी की जाती मसरूफियात, जाती जो भी चीजें, वो यकीनन कारोबार से उस पैसे को लेगा। तो वो कारोबार क्या रिकॉर्ड करेगा, उसको कारोबार उसको ड्राइंग्स के नाम से रिकॉर्ड करेगा, और जो जो पैसा वो कारोबार में इन्वेस्ट करेगा, कारोबार उसको कैपिटल के नाम से जो वो रिकॉर्ड करेगा। बेटा अगले लेक्चर में ये होगा, हमारे 5 अकाउंट्स पूरे हो गए। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये 2 ही अकाउंट्स है आपके पास, कैपिटल और ड्राइंग्स के नाम से। मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी बताई, हम उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए चलेंगे। मैं आपको 2 बातें अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। एक तो मैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, और 2 अकाउंटिंग की बेसिस डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, एक एक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस। ठीक है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं रिकॉर्डिंग की तरफ। हमने अब जो ट्रांजैक्शन होनी है, जो बिजनेस एक्टिविटीज होनी है, याद है डेफिनेशन क्या लिखवाई थी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। किस चीज की रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग या कुछ और किसी और चीज की रिकॉर्डिंग? नहीं, ना वॉइस की रिकॉर्डिंग ना किसी और चीज की रिकॉर्डिंग, बल्कि किस बात की रिकॉर्डिंग, जो भी एक्टिविटीज, जो भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में हो रही हैं, उन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग। तो उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने जाएंगे तो पहले तो बेटा आपके सबसे अहम चीज क्या है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको पता होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पूरी की पूरी अकाउंटिंग उसके ऊपर बेस कर रही है। अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को सही से एनालाइज कर लिया, सही से अंडरस्टैंड कर लिया, तो जिंदगी आसान। आज मैं बिजनेस एंटिटी के हवाले से कुछ बातें तो डिस्कस कर चुका हूं अभी इस लेक्चर में।
तो अगले लेक्चर में बात करूंगा बिजनेस एंटिटी के हवाले से, और बात करूंगा अकाउंटिंग की दो बेसिस कौन कौन सी भाई आपके पास, एक एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस, वहां बताऊंगा ये सारी चीजें क्या होती हैं। उसके बाद फिर हम बाकायदा स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज का चैप्टर। ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।